Good afternoon, folks. I hope I'm audible. Yes, I am. So, what I'll do is I'll share my screen. So, if you have any questions, folks, you can ask me on the chat, uh, and the chat is open for everyone. Can anyone just type in the chat box? Now, can someone type in the chat box? Okay, great. So, we'll start our session, folks. So, what we are going to start is basically what I call is data analysis. Within data analysis, hypothesis testing, and as well as a little bit of Excel. You can probably do that in other languages as well. You can do that in Python. You can do it in R, whatever suits you. But right now, my focus will be on Excel and teaching you basics of hypothesis testing. And as my usual lectures are bilingual, this is also going to be bilingual. एंड मैंने अभी आपको एक डेटा बेस भेजा है, डेटा सेट स्टोर्स का. दिस इज़ अ वेरी टिपिकल डेटा सेट जो विच आई ऑल्सो यूज टू टीच. आई मीन इफ़ आई हैव टू टीच टैबलू और एनी डेटा एनालिसिस के लिए कोई भी और यूज़ करना होता है तो मैं यूजली ये डेटा सेट यूज़ करता हूँ. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सर्टन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस before I teach you probability. Okay, so we'll be talking about certain probability distributions and I'll be teaching you CLT in action. कि ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या है. सेंट्रल लिमिट थ्योरम इट विल बी एन ओवरलैप ऑफ डेटा एनालिसिस. सो आज की जो हमारी क्लास है वो आपको डेटा एनालिसिस में भी काम आएगी, वो आपको स्टैटिस्टिक्स में भी काम आएगी, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन विच इज़ इकोनोमेट्रिक्स, वो आपको इकोनोमेट्रिक्स में भी काम आने वाला है. सो एंड दिस इज़ नॉट फ्रॉम योर रीडिंग, आई एम टीचिंग यू फ्रॉम समवेयर एल्स, बट एसेंशली तो हमें पढ़ने से मतलब है, हमें ये नहीं मतलब है कि कहाँ से हम पढ़ रहे हैं. ठीक है, मुझे यहाँ पर अच्छा सोर्स लगता है ये हमेशा जब भी मैं इकोनोमेट्रिक्स व्हेनेवर आई टीच फ्रॉम दिस सोर्स. सो इसलिए आई यूज़ दिस. नाउ पहले हम बात करते हैं क्या कहते हैं जो मैंने आई थिंक अपनी क्लास को लास्ट क्लास में ही बताया था. नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू शुड हैव दिस पर्टिकुलर डेटा एनालिसिस का टूल पैक. डेटा एनालिसिस के टूल पैक के लिए आप क्या करोगे, आप फाइल पे जाओ, यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस आएगा, ऑप्शंस पे जाओ, ऑप्शंस में यहाँ पर आपको एडन्स मिलेगा, एडन्स में जाओ और यहाँ पर आपके पास ना एक डेटा एनालिसिस टूल पैक और ये वी बी होगा, इसको सेलेक्ट करो और गो कर देना. गो करके वो आपको चार चेक बॉक्सेस देगा, सबको क्लिक यस 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 मतलब क्लिक कर देना और उसके बाद ओके कर देना. यहाँ पर आपके पास डेटा एनालिसिस और सॉल्वर दोनों आ जाए. सॉल्वर भी यूज़ कर लेना. सॉल्वर आप लोगों को मैं पढ़ाऊँगा नहीं, बट इट्स अ वेरी गुड टूल टू यूज़. So I kind of say that it's a must-have tool. So therefore do have it with yourself while using this. ठीक है, while using Excel. तो आई होप ये आप लोग कर लो और फिर उसके बाद हम डेटा एनालिसिस कैसे कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मुझे ये क्या है, ये स्टोर्स के मान लो ये 24/7 का डेटा है. 24/7 जो हमारी वो जो ग्रॉसरी स्टोर है तो उसमें हमारे पास ये स्टोर्स का एरिया कोड है, ये कितनी आइटम्स उसके पास अवेलेबल है, कितने कस्टमर्स आए, कितनी स्टोर सेल्स हुई, ये उसका हमारे पास सपोज डेटा है. तो हम सपोज मैं कहता हूँ कि स्टोर सेल्स का मुझे यूज़ करना है तो मैं डेटा एनालिसिस टूल पैक पे गया, ये डेटा एनालिसिस के टूल पे, इस पर मैंने डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स डाला. तो मुझसे पूछेगा कि किस चीज़ का डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स चाहिए. तो मैं कहता हूँ कि आई नीड पूरा स्टोर डेटा का डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जहाँ पर मेरे पास लेबल ऑलरेडी गिवन है फर्स्ट में क्योंकि स्टोर सेल्स है, और न्यू वर्कशीट पे मुझे बाकी सब कुछ दे दे. सो व्हाट इट विल डू इज़ समरी स्टैटिस्टिक्स, सी व्हाट विल डू. तो ये आपको पूरा का पूरा स्टोर सेल्स का क्या दिया इसने आपको मीन दे दिया, स्टैंडर्ड एरर दे दिया. नाउ आई एम अज्यूमिंग कि स्टैंडर्ड एरर आपको पता है, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस, कर्टोसिस, स्क्यूनेस, दीज आर थिंग्स दैट यू शुड नो. So this will give you a kind of input into descriptive, जिसको हम बोलते हैं descriptive statistics. ये आपको डेटा को डिस्क्राइब कर रहा है, डेटा किस तरीके का है वो आपको डिस्क्राइब कर रहा है. निखिल, दिस इज एन ओवरलैप ऑफ स्टैटिस्टिक्स विद डेटा एनालिसिस विद एक्सेल, सब कुछ एक साथ लिंक्ड है. ठीक है, सो आई डोंट टाइपिफाई कि ये स्टैट्स है कि ये डेटा एनालिसिस है. डेटा एनालिसिस के अंदर भी आपको सेम चीज़ें पढ़नी ही पढ़नी है. ठीक है, नाउ आई एम अज्यूमिंग कि यू नो व्हाट स्टैंडर्ड एरर एंड एवरीथिंग एल्स इज. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद, आई विल अपलोड इट ऑन यूट्यूब एज वेल.
नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अ लिटिल बिट ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ये हम जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड नॉर्मल, क्विकली आई टेल यू बिकॉज इफ आई डोंट टेल यू स्टैंडर्ड नॉर्मल तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हो क्या रहा है. देन I'll टीच यू CLT की CLT का यूज़ कहाँ से आता है, और मैं आपको डेटा के थ्रू CLT दिखाऊंगा कि CLT एक्चुअली में इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं. देयर समथिंग कॉल्ड रैंडम नंबर जनरेशन, उसके थ्रू दिखाऊंगा आपको. ये जो सेम एग्जांपल है मैं आपको सेम एग्जांपल रेप्लिकेट करके दिखाऊंगा. एंड देन वी विल मूव ऑन टू जैसी को हम मॉन्टी कार्लो एक्सपेरिमेंट बेसिकली हम करके दिखाएंगे. ये CLT हो जाएगा. फिर मैं आपको T डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताऊंगा. एंड देन आई टेक यू टू, if time permits, I'll take you to hypothesis testing. In fact, I'll teach you hypothesis testing, at least the starting bit. ठीक है. Let's start with normal distribution. Again, I'm going to go very fast, folks, assuming that you know all of this. ठीक है. Now, let me just turn up my. So normal distribution is a bell-shaped distribution. और इसके दो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं. दो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स क्या क्या हैं? उसके दो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स आर म्यू एंड योर और वेरियंस. तो ये दो पैरामीटर्स के बेसिस पे आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हो. एंड it's a continuous distribution as compared to a discrete distribution like Bernoulli or binomial distribution. और इस डिस्ट्रीब्यूशन का जो PDF है उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये है. याद करने की एक्चुअली कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, बट यू शुड काइंड ऑफ कभी कभार कोई पूछ ले तो यू कैन थिंक ऑफ इट कि ये है. नाउ व्हाट वी शुड रिमेंबर इज दैट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन के जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो क्या है? वो उसका मीन है. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ डिस्ट्रीब्यूशन जो सिमेट्रिक है, जिसकी स्क्यूनेस 0 है, कर्टोसिस 3 है, और उसके म्यू प्लस माइनस 1 सिग्मा में 68% एरिया आ जाता है. म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा में, अभी मैं सिग्मा का वो बताऊंगा रेलिवेंस, 95% एरिया आ जाता है, और प्लस 3 के अंदर 99.7% एरिया आ जाता है. एंड देन सम सर्टन प्रॉपर्टीज ऑफ दिस. बट नाउ अब हम बात करते हैं व्हाट इज दिस स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तब यूज़ होता है जब हम बेसिकली आई विल टीच नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इन एक्सेल ऑल्सो. मैंने आई थिंक पहले भी पढ़ाया हुआ है, बट आई विल ऑल्सो टीच इट टू यू. सो अब अगर हम बात करते हैं कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है. नाउ मान लो कि एक जगह पे लोगों की हाइट है, ठीक है, एक डिस्ट्रीब्यूशन लोगों की वेट है, ठीक है. अब हाइट और वेट को तो आप कंपेयर नहीं कर सकते. दो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जिनका स्केल अलग है. फॉर एग्जांपल स्केल अलग क्यों है? क्योंकि 1 kg इज़ नॉट इक्वल टू 1 इंच. आप ये तो बोल नहीं सकते. तो ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस जो है, फॉर एग्जांपल अगर मैं हाइट केजीज के बारे में बात करूँ तो एक एवरेज इंसान का वेट जो है वो 60 kg होगा. एक एवरेज सिमिलरली इंडियन का जो हाइट होगा वो 5.5 होगा. दीज टू डिस्ट्रीब्यूशंस आर नॉट कंपेरेबल एट ऑल. तो इनको आप कंपेयर कैसे करोगे? इनको स्टैंडर्डाइज सेम स्केल पे कैसे लेके आओगे? उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम स्केलिंग एंड जिसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल, वो आप करते हो. आप क्या करते हो? जितने भी सपोज आपके पास 10 लोगों की हाइट और 10 लोगों का वेट था, आप उन 10 लोगों का पहले तो मीन निकालते हो, ठीक है. आप कहते हो कि ये 10 लोग हैं और इन सब का मैं पहले मीन निकालूंगा. इन 10 लोगों का वेट ऐड किया और फिर उसकी एवरेज निकाल ली. अब आपने हर एक बंदे का जो वेट है इसके साथ सब्ट्रैक्ट करना चाहिए. पर्सन 1 का वेट इसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट किया, पर्सन 2 का वेट जो है इसको भी इसके साथ सब्ट्रैक्ट किया, पर्सन 3 का वेट, ऐसे ही 10 लोगों के जो वेट्स थे उनको मीन के साथ सब्ट्रैक्ट किया. तो जब आपने ये सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपने क्या किया? जो चीज़ सपोज किसी का वेट 50 था, क्या ये मैं डिस्ट्रीब्यूशंस पे वापस चला जाता हूँ. सपोज मैं कहता हूँ किसी का जो हमारा जो एवरेज वेट था वो 60 था, ठीक है, और किसी का वेट 50 था और किसी का वेट 70 था. ये दो अलग अलग लोग हैं. ये हमारे पास ये तो एवरेज है, ये तो हमारा एवरेज है, मीन है ये. अब व्हाट वी आर सेइंग इज, आपने एकदम से जब आपने ये आपने सबको इसके साथ सब्ट्रैक्ट करना शुरू कर दिया तो आपने क्या किया? आपने डिफैक्टो आपने जो अपना ओरिजिन था वो चेंज कर दिया. अब एवरीथिंग जो मीन था वो क्या हो गया? जो मीन 60 - 60 तो हो गया 0.
एवरीथिंग इज नाउ कन्वर्टेड। ये जो जो वैल्यू 70 पे थी अब वो हो गई 10, जो वैल्यू 50 पे थी हो गई -10। आपने इस उठा के इस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन का व्हाट यू हैव डन इज यू हैव चेंज द ओरिजिन ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ व्हाट यू ऑल्सो डू इज, अब आपके पास ये डिस्ट्रीब्यूशन था, इसका आपके पास वेरिएंस भी होगा। वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस होता है कि स्प्रेड ऑफ डेटा, कि आपका डेटा जो है हर एक एक्स जो है वो म्यू से कितना दूर है उसका आप समेशन कर रहे हो। यही करते हो ना, ये इसी को हम वेरिएंस बोलते हैं, राइट, बाय 1/n। तो इसको अब आप निकालना चाह रहे हो कि कितना दूर है, और जितना ज़्यादा दूर है उसको उससे ज़्यादा वेट दे रहे हो, जितना कम दूर है उसको कम वेट दे रहे हो। तो इट इज़ टॉकिंग अबाउट, जिसको हम बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ डेटा, कि डेटा कितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है। नाउ व्हाट यू डू इज once you divide it by once you divide it by this, then what happens is you convert it into z. now अब ये क्यों है कि हमने इससे ही क्यों डिवाइड किया? ठीक है, अगर आप इन सब के 10 लोग थे, इन 10 लोगों का वेरिएंस अगर आप ऐड करोगे तो बेसिकली क्या होगा, तो हम अगर उसका वेरिएंस का एस्टिमेट लोगे तो आपको पता चलेगा कि इस डिस्ट्रीब्यूशन का जो वेरिएंस है वो ये है। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस। नाउ लेट मी, अच्छा अभी तो मैंने वो नहीं बताया, सॉरी, जस्ट फॉरगेट व्हाट आई जस्ट सेड, क्योंकि मैं जी पे दूसरे स्टैंडर्डाइज जी पे चला गया था। नाउ व्हाट यू हैव डन नेक्स्ट, यू हैव डन इज यू हैव डिवाइडेड इट बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, कि आपका जो जितने भी आपके वेरिएबल्स थे, जितने, इसको भूल जाओ अभी, ये मैं अभी आपको वापस बताऊंगा क्या बता रहा था मैं। जितने भी आपके वेरिएबल्स थे, ये आपका चेंज ऑफ स्केल हुआ। अब मैं इसको डिवाइड करना शुरू कर रहा हूँ विद स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स से जब आप डिवाइड करोगे तो बेसिकली ये 10 को, सपोज इसका स्टैंडर्ड डिविएशन जो था वो था 2 या मान लो 4 था, तो आपने क्या किया, इसको भी 4 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 4 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 4, हर वैल्यू को 4 से डिवाइड कर दिया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, ये जो 0 पे थी वो 0 पे आ गई, जो वैल्यू 10 थी वो अब आ गई 2.5, और जो वैल्यू -10 थी वो आ गई -2.5। अब आपने व्हाट यू हैव डन इज यू हैव चेंज द ओरिजिन एज वेल एज द स्केल। सो वन, इफ यू डू x minus mu x upon sigma, what you do is you standardize your distribution. Now let's compare these two things जो मैं आपको बता रहा था। हमारी जो हाइट थी, हमारा हाइट और वेट का अगर हम कंपेयर करें, हमारा जो वेट था वो 60 kgs था, एक आदमी 70 किलो पे था, एक आदमी 50 किलो पे था। इसका हमें पता था म्यू जो है वो है 50, और इसका जो स्टैंडर्ड अगर मैं ये बात करूँ तो मैंने कहा कि ये चलो ये 4 था, ठीक है, विच मीन्स वेरिएंस 16 था। अब मैं हाइट के बारे में बात करता हूँ। हाइट मैंने कहा सपोज 5 फुट है, एक आदमी 6 फुट का है, एक आदमी 4 फुट का है, और मैंने कहा कि वेरिएंस जो है इसका वेरिएंस ऑफ एक्स इज़ 1, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 0.5 वेरिएंस ले लिया, और म्यू एक्स जो ले लिया वो 5 ले लिया। ना व्हाट यू हैव डन इज, अब क्या हुआ, ये जो मैं डिस्ट्रीब्यूशन बना रहा हूँ, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनी, ये डिस्ट्रीब्यूशन बनी 0, ये 70 वाली वैल्यू कैसे कन्वर्ट हो गई, 70 वैल्यू प्लस 2.5 पे कन्वर्ट हो गई, ये वाली वैल्यू -2.5 पे कन्वर्ट हो गई। सिमिलरली अब ये वाली जो वैल्यू है ये 0 आ गई, और ये वाली वैल्यू 1, वैसे तो 1 था, 1 डिवाइड बाई तो ये 2, और ये वाली -2। अब बेसिकली सर यू विल बी 16 फर्स्ट केस, आई डेंट गेट योर क्वेश्चन ईशा। सो अल्टीमेटली अब आप क्या बता रहे हो, अब ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना कंपेरेबल सी हो गई हैं। आप बता रहे हो कि ये इंसान जो है अपने मीन से, ये अगर जो एवरेज जो हाइट बंदा था वो उससे 2 स्टैंडर्ड डिविएशन दूर है, और सिमिलरली ये जो इंसान है जो 70 kg वाला है वो अपने जो नॉर्मल पॉपुलेशन है उससे 2.5 डिविएशन दूर है। तो अब एवरीथिंग इज कन्वर्टेड इनटू स्टैंडर्डाइज नंबर्स। तो इट इज लाइक कंपेयरिंग एप्पल्स विद एप्पल्स। नाउ दिस वॉज कंपेयरिंग एप्पल्स विद ऑरेंजेस। अब आपने जब सेम स्केल पे लिया है, इसीलिए हम हर चीज़ को स्टैंडर्डाइज करते हैं। हम कहते हैं ना कि 1 किलो चाय आप इंडिया में खरीदो कि 1 किलो, हमारे पास यार्ड स्टिक्स भी है ना, जैसे फॉर एग्जांपल यूएस में खरीदोगे तो आप किलोज में नहीं खरीदोगे, वहाँ पर आप खरीदोगे तो यू विल हैव समथिंग कॉल्ड गैलन्स में आप दे रहे हो, हर चीज़ गैलन्स में मिलेगी। इंडिया में हर चीज़ लीटर्स में मिलेगी, ठीक है। तो आपने एक स्टैंडर्डाइज नंबर ले लिया है, और वो स्टैंडर्डाइज के बेसिस के ऊपर आप यू आर जजिंग एवरीथिंग,
ठीक है। तो सिमिलरली मैं यूजुअली जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं लोगों को पूछता हूँ कि व्हाट इज़, कि जब हम कहते हैं कि एक सेकंड, किसने डिफाइन किया एक सेकंड क्या है, ठीक है। तो सर्च अबाउट हाउ डू यू डिफाइन टाइम। किसी को पता है? कैन समवन राइट इट इन द चैट बॉक्स? कोई बता सकता है कि एक सेकंड कैसे डिफाइन होता है? किसी ने तो डिफाइन किया होगा ना एक सेकंड। हाउ डू यू डिफाइन अ सेकंड, ठीक है। दिस इज सम क्वेश्चन फॉर यू, एग्जाम्स के बाद सर्च करना। फिजिक्स किसी को पता हो तो फिजिक्स से यू कैन प्रॉब्ली आंसर दिस, ठीक है। नाउ ये चीज़ समझ में आई कि वी आर ट्राइंग टू स्टैंडर्डाइज नंबर्स, स्टैंडर्डाइज डिस्ट्रीब्यूशंस, बिकॉज स्टैंडर्डाइजिंग सॉल्व्स अ नंबर ऑफ थिंग्स, वी कैन कंपेयर मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। सपोज एक एग्जैक्टली प्रिंस सीजियम आयन के बेसिस के ऊपर होता है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट कि जैसे मैं कहता हूँ कि गार्गी के स्टूडेंट्स को मैं एसआरसीसी के स्टूडेंट से कंपेयर करना चाहता हूँ, उनके इंटरनल्स। हो सकता है गार्गी के स्टूडेंट्स का एवरेज कुछ और हो और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ और हो, इसका इनका एवरेज और डिस्ट्रीब्यूशन कुछ और हो, ठीक है। तो मैं दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस को कंपेयर कर सकता हूँ। यहीं पे आती है कि कई बार आप देखोगे, आपको आपके सिलेबस में होगा 2 सैम्पल टी टेस्ट, कि दो अलग अलग सैंपल्स हैं, कैन दे बी कंपेरेबल, क्या वो एक ही पॉपुलेशन से आए हैं कि दो अलग अलग पॉपुलेशन से आए हैं। इस चीज़ के ऊपर डिबेट हो सकती है। सो लेट्स नाउ लुक इनटू स्टैंडर्डाइजेशन, जो मैंने आपको बताया। तो स्टैंडर्डाइजेशन जब आप करते हो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का, तो स्टैंडर्ड नॉर्मल जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको, उसका जो मीन होता है वो 0 होता है, उसका वेरिएंस जो होता है वो 1 होता है, या स्टैंडर्ड डिविएशन जो होता है वो 1 होता है। डू रिमेंबर दिस कि इस तरीके से होता है। अब दो डिस्ट्रीब्यूशंस कैसे हो सकती हैं कि दो डिस्ट्रीब्यूशंस की मीन अलग हो सकती है, उनकी वेरिएंस अलग हो सकती है, या फिर मीन और वेरिएंस दोनों अलग हो सकती है। लेट्स क्विकली जंप टू, ठीक है। आई एम होपिंग दैट यू नो हाउ टू रीड जी टेबल्स। अब तक आपको ये चीज़ आ जानी चाहिए थी कि जी टेबल्स कैसे रन करते हैं। नाउ रैंडम सैम्पलिंग फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन। अब ये पॉपुलेशन से हम डिस्ट्रीब्यूशन, अभी हम एक पॉपुलेशन लेते हैं। अब स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्या होगा ये मैं आपको बताता हूँ। स्टैटिस्टिक्स के अंदर एक होती है पॉपुलेशन। ये होता है कि आपको पूरा का पूरा डेटा ऑफ यूनिवर्स का जब आपको पता हो, उसको हम बोलते हैं, डेटा ऑफ यूनिवर्स को बोलते हैं पॉपुलेशन। बट दुनिया में आपको यूनिवर्स का डेटा नहीं मिलेगा। एक तो डेटा बहुत एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। वाई डू यू थिंक कि इतनी जो कंपनीज है, जोमेटो, जेप्टो, फेसबुक, मेटा, ये कितनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इनके पास टन्स एंड टन्स ऑफ डेटा है, ठीक है। यूजुअली मैं एक मूवी हमेशा बोलता हूँ देखने के लिए। दिस दिस मूवी कॉल्ड सोशल डिलेमा, ठीक है। सोशल डिलेमा करके एक मूवी है नेटफ्लिक्स पे। इट्स नॉट अ मूवी, इट्स अ काइंड ऑफ अ शो। तो वो देखना, सोशल डिलेमा। विट टॉक्स अबाउट टन्स एंड टन्स ऑफ डेटा एंड हाउ फेसबुक मिसयूज्ड इट along with a firm called Cambridge Analytica, ठीक है। नाउ कमिंग टू पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन का डेटा निकालना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। एंड हम जैसे सेंसस करते हैं, सेंसस भी हम 10 साल में एक बार करते हैं, क्योंकि इट्स ह्यूज एक्सरसाइज। नाउ इंस्टेड व्हाट वी डू इज़, हमारे पास सैम्पल आराम से आ जाता है। तो हमारे, जब आप नेक्स्ट सेमेस्टर में या नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेमेस्टर में जब मैं आपको इंडियन इकोनॉमी बताऊंगा, तो आपको मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताऊंगा, NSSO, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये आती है CSO के अंडर, सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आती है। अब ये सैम्पल्स इकट्ठे करते हैं, और सैम्पल्स के बेसिस के ऊपर, फॉर एग्जांपल इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट पता करना है या इंडिया की पॉवर्टी पता करनी है, तो आप हर जो इंसान, ये तो एक तरीका है कि हर इंसान से जाके पूछो कि भाई तू गरीब है कि नहीं है, गरीब है कि नहीं है। या फिर आप एक डिफाइंड तरीके से एक सैम्पल लो और उस सैम्पल के बेसिस के ऊपर पूरा बताओ। एक्स्ट्रापोलेट इसको बोलता है, मैं एक्स्ट्रापोलेट करना, एक्स्ट्रापोलेट करना। हम एक्स्ट्रापोलेट करते हैं ऑन द फ्रॉम द बेसिस ऑफ सैम्पल, यू एक्स्ट्रापोलेट अबाउट द पॉपुलेशन, वेदर योर पॉपुलेशन के ऊपर क्या हम सेम चीज़ बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं। तो हम ऐसे ही करते हैं, हम रैंडम सैम्पलिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन है और उसमें से हम सैम्पल्स उठा रहे हैं। सपोज़ आपके पास और इसी को हम बोलते हैं कि जब आप एक डिफाइंड डिस्ट्रीब्यूशन से जब आप रैंडम सैंपल पिक करते हो, तो उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है। सी दिस, बाय द वे जब हम क्या कहते हैं, सैंपल साइज जो हम बोलते हैं, तो सैंपल को डिफाइन करते हैं x, ठीक है। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, ट्राइंग टू डू हेयर इज कि हम रैंडम सैंपल निकालने की कोशिश कर रहे हैं एक डिस्ट्रीब्यूशन से। हमें डिस्ट्रीब्यूशन पता है
कि जो एक्साइज की डिस्ट्रीब्यूशन है वो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन एज दिस एंड वेरिएंस एज दिस। अब इसके अंदर से हमने क्या किया, हमने वेरिएंस हमने हमने वो निकालने शुरू करी, क्या कहते हैं, सैम्पल्स निकालने शुरू करे। और उन सैम्पल्स के बेसिस के, अब उन सैम्पल्स की हम प्रोबेबिलिटी वो देखना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाहते हैं। नाउ सपोज मैं कहता हूँ, लेट्स पुट दिस इन कंटेक्स्ट, और मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ एक्सेल में। सपोज मैंने कहा एक मेरे पास एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, उस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन जो है 10 है और वेरिएंस जो है 4 है। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन, पहली बात तो ये मुझे डिस्ट्रीब्यूशन पता है, दिस इज अ नोन डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ दिस इज अ ह्यूज अजम्पशन टू मेक, जो हम नहीं लेंगे बाद में जाके, ठीक है। अभी आप मान के चलो कि हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन थी, और उसमें से हमने ऑलरेडी पता है, हम उसमें से अब हम सैंपल निकालना चाह रहे हैं। फ्रॉम दिस पॉपुलेशन वी obtain 20 सैंपल ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास एक बहुत बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका मुझे पता है मीन जो है वो 10 है और वेरिएंस जो है वो 4 है। अब मैं इस पूरी पॉपुलेशन से 20 सैंपल्स निकाल रहा हूँ। आई एम टेकिंग आउट 20 सैंपल्स, और ईच सैंपल हैज़ 20 ऑब्जर्वेशन। अब जब मैं अगर ऐसे निकालूंगा तो मेरे पास हर जो सैंपल आएगा उसका एक मीन आएगा, तो उसको बोलेंगे सैम्पलिंग मीन। तो बेसिकली हम क्या कर रहा हूँ, मेरे पास एक 20 मतलब पॉइंट्स हो गए, उसका पहले पास मेरे पास x1 से लेके x20 तक के 20 पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये मेरा पास पहला सैंपल आया, उस सैंपल का मैंने मीन निकाला, आई कैन राइट दिस एज x1 बार। ऐसे ही मेरे पास x1 से लेके x20 तक एक दूसरा सैंपल आया, उसका मैंने कहा मीन x2 बार। ऐसे ही करते करते मेरे पास x1 से लेके x20 तक मेरे पास 20वां सैंपल था ये, और उसका मैंने बोला x20। लेट अस चेक दिस आउट इन एक्सेल, कि एक्सेल में कैसे करोगे, और मैं आपको एक्सेल में करके दिखाता हूँ ये सेम चीज़। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज गो टू डेटा सॉल्वर, ठीक है, सॉरी डेटा एनालिसिस। यहाँ पर आपके पास आएगा एक रैंडम नंबर जनरेटर, मिला ये सबको? जल्दी से चेक करो फोक्स, रैंडम नंबर जनरेटर, यस नो, टाइप इन। अरे हाँ कि नहीं, समझ में आ रहा? अभी तक नहीं समझ में आ रहा? कुछ नहीं करना, यहाँ जाना है डेटा एनालिसिस पे, और यहाँ पर जाके नीचे जाओगे रैंडम नंबर जनरेटर, ठीक है, रैंडम नंबर जनरेटर पे जाओ, और मैं कह रहा हूँ कि मुझे 20 सैंपल, नंबर ऑफ वेरिएबल्स मतलब कि नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं, और हर एक सैंपल के अंदर कितने नंबर हैं, 20 नंबर, ठीक है। इसको अभी अब मैं चेंज करके भी दिखाऊंगा। और यहाँ टाइप करो कि डिस्ट्रीब्यूशन, अगर अभी मैं दिखाता हूँ कि अभी मैं आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको CLT भी दिखाऊंगा। मैंने कहा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, मीन जिसका 10 हो, और जिसका स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो 4 हो, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन जो हो वेरिएंस ऑफ 4, ठीक है, वेरिएंस ऑफ 4 बोल रहा है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन 2 हो गया, ठीक है। अब मैंने कहा उसको ओके, अब देखो क्या करेगा। नाउ सबके पास ये आया, ऐसे नंबर्स आए सबके पास, खूब सारे आए, नहीं आए? यस नो, कॉमन फोक्स। अरे कैसे नहीं आया अंजलि, कहाँ दिक्कत आई? बाकी सबके पास आया, ओके। अरे मेरी क्लास वालों को आया, कोई पता लगे मेरी क्लास में नहीं लोगों को आ रहा। गार्गी स्टूडेंट्स, कुड यू रिपीट स्टैंडर्ड डिविएशन? मैं स्टैंडर्ड डिविएशन बता दूंगा, पहले यहाँ तक पहुँचो। नाउ व्हाट इज़ दिस? अब मैंने ये क्या किया है, ये है मेरा पहला सैंपल, A इज़ माई फर्स्ट सैंपल, B इज़ माई सेकेंड सैंपल, C इज़ माई थर्ड सैंपल, ऐसे मेरे पास T तक 20 सैंपल्स हैं। हर सैंपल में 20 ऑब्जर्वेशन है, ये 20 ऑब्जर्वेशन, ये 20 ऑब्जर्वेशन, ये 20 ऑब्जर्वेशन, ये 20 ऑब्जर्वेशन। ये चीज़ समझ में आई? नाउ व्हाट आई कैन डू इज आई कैन एक्चुअली चेक द एवरेज ऑफ दिस। यहाँ पर इज इक्वल टू डाल के एवरेज टाइप करो, और सॉरी एवरेज टाइप करो, ठीक है, और एवरेज ऑफ व्हाट, एवरेज ऑफ दीज नंबर्स, ठीक है। तो आपके पास आ गई कि ये इसकी एवरेज है। दिस इज नथिंग बट मीन ऑफ द फर्स्ट सैंपल। ये चीज़ समझ में आई सबको? ये समझ में आया? दिस इज द मीन ऑफ द फर्स्ट सैंपल, यस नो फोक्स? सिमिलरली इसको अगर आप ड्रैग कर दोगे यहाँ तक, तो आपके पास इन सब के मीन आ गए। व्हाट इज दिस? ये मीन पहले सैंपल का, ये मीन दूसरे सैंपल का, ये तीसरे सैंपल का, चौथे सैंपल का, पांचवें सैंपल का, इन सब का मीन आपके पास आने लग गया।
नाउ लेट अस सी, एक काम करते हैं, अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन, ये सबको समझ में आया कि दीज आर मीन्स ऑफ ईच पर्टिकुलर सैंपल, आई कैन कॉल दिस एज x1। तो अगर मुझे लिखना है, आई कैन कॉल दिस एज x1 बार, this will be x2 bar, this will be x3 bar, this will be x20 bar. Isn't this similar to this? यही आ रहा है ना, क्या लिखा है देखो, सैम्पल मीन xi बार, ये सारे के सारे 20 सैंपल के 20 मीन है, समझ में आया? यस नो? नाउ लेट अस सी कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे दिखता है। वापस डेटा एनालिसिस पे जाओ एंड फाइंड हिस्टोग्राम पे जाओ, वो आपसे इसी का हिस्टोग्राम बोलेगा। कैन यू सी, इसको मैं, कैन यू सी कि ये एक तरीके का, किसी तरीके का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टाइप दिख रहा है आपको इस तरीके से। अभी ना बहुत छोटे नंबर्स हैं, सपोज मैं ऐसे 100 सैंपल ले लूँ, ठीक है, ये और भी ज़्यादा इसी तरीके से कर्व दिखना शुरू हो जाएगा। So what we are essentially telling, what I'm trying to tell you is कि this will start to look like a normal distribution, ठीक है। Now this distribution is what? This is the distribution of sample means. ये सैंपल, जितने भी सैंपल अपने मीन लिए थे उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, और उनके डिस्ट्रीब्यूशन का अगर आप देखोगे कि मीन क्या होगा। सो अब मैं क्या कर रहा हूं, नाउ आई एम ट्राइंग टू सी द मीन ऑफ मीन्स, द मीन ऑफ ऑल दीज मीन्स इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। सो अगर मैं इसको यहां पर लिखूं, इज इक्वल टू एवरेज ऑफ मीन ऑफ मीन्स, कैन यू सी इट्स वेरी क्लोज टू 10। तो what I'm trying to tell you is this, what I'm trying to tell you is, ये देखो वही नंबर आया ना, सेम नंबर आया कि आपका जो मीन का, इन सारे सैंपल मीन्स का मीन है वो ये है, और उसका वेरिएंस जो है वो ये है, ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू कि दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर सैम्पलिंग मीन्स। और जो सैम्पलिंग मीन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या फॉलो करता है, इफ देर इज x1 x2 xn इज अ रैंडम सैंपल फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन, ठीक है, कि मुझे पता है कि एक रैंडम सैंपल है, दूसरा कि एक नॉर्मल पॉपुलेशन से सैंपल है जिसका मीन मुझे पता है और वेरिएंस पता है, देन वी से दैट x बार ऑल्सो फॉलोज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये स्टैटिस्टिक्स की थ्योरी है, ठीक है। और CLT इसको और भी बढ़िया तरीके से कह रहा है। तो मैं अभी क्या बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मुझे पता है कि x1 से लेके xn, ये जो मेरे पास 20 सैंपल आए थे, ये जो मैंने 20 ऑब्जर्वेशन का एक सैंपल बनाया था, ये मैंने एक सैंपल उठाया, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसका मीन ये था और वेरिएंस ये था। अब इसके बेसिस के ऊपर अगर ऐसा मैं एक सैंपल उठा रहा हूं, तो जो सैंपल का जो मीन होगा, इन सैंपल का जो मीन होगा विल फॉलो अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद द सेम मीन एज म्यू एक्स, जिसको हम अनबायसनेस आगे बोलेंगे, एंड वेरिएंस एज दिस। यू कैन प्रूव दिस एज वेल बाय द वे, ठीक है, यू कैन ट्राई प्रूविंग इट। अगर नहीं होगा तो इसके एंड में मैंने प्रूफ भी लिखा हुआ है, चेक दिस, ट्राई इट ऑन योर ओन। नहीं तो यहाँ पर वेरिएंस ऑफ एक्स का भी है, बधाई दे देता हूँ। हम किस चीज़ का निकालना चाह रहे हैं, वेरिएंस ऑफ एक्स बार निकालना चाह रहे हैं ना। एक्स बार क्या होता है, एक्स बार होता है एक्स से लेके, सपोज मेरे पास 20 ऑब्जर्वेशन थी, x1 x2 x3 ऐसे 20 ऑब्जर्वेशन थी, ठीक है। तो अल्टीमेटली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये 20 ऑब्जर्वेशंस का मैं वेरिएंस निकालना चाह रहा हूँ। तो x1 x2 अगर मैं ये करूँगा और फिर इसको मैं अगर खोलूँगा, वेरिएंस का फॉर्मूला अगर आप खोलोगे तो क्या आएगा कि वेरिएंस ऑफ x1, वेरिएंस ऑफ x2, वेरिएंस ऑफ x3, वेरिएंस ऑफ xn, हर एक xi इज नॉर्मल एंड इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड एज दिस। तो आई कैन राइट द वेरिएंस ऑफ x1 एज दिस, वेरिएंस ऑफ x2 एज दिस, वेरिएंस ऑफ xn एज दिस, और इसको आप बाहर लेके जाओगे तो स्क्वायर हो जाएगा। I hope you are able to understand this.
मैं आपको नहीं आया तो मैं आपको बता देता हूँ फिर से. व्हाट वी हैव डन इज कि मुझे पता है कि वेरिएंस ऑफ एक्स बार निकालना चाहता हूँ मैं. ठीक है, एक्स बार का वेरिएंस क्या होता है, मैं लिख सकता हूँ वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2 प्लस ऐसे 20 ऑब्जर्वेशन थे ना. ठीक है, डिवाइड बाय n. अब हर एक xi जो है वी नो इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन एज दिस एंड वेरिएंस एज दिस, ये हमें पता है. तो जब मैं इसको खोलूंगा तो क्या लिखूंगा, वेरिएंस से बाहर कोई भी टर्म लेके आते हो तो वो स्क्वायर हो जाती है, तो n स्क्वायर यहाँ हो गया. और यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर आया वेरिएंस ऑफ x1. अब आपको पता होना चाहिए कि वेरिएंस को ऐसे, अगर ऐसे होगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं वेरिएंस ऑफ x2 टिल वेरिएंस ऑफ x20. अब ये क्या है, वेरिएंस ऑफ x1 क्या होगा, दिस, ये भी स्क्वायर है, ये भी सिग्मा स्क्वायर है, ये भी सिग्मा स्क्वायर है, ऐसे 20 सिग्मा स्क्वायर हो जाएंगे. या अगर मैं ऐसे 20 करता रहूँ तो ये 20 सिग्मा स्क्वायर हो जाएंगे. ठीक है, और मान लो ये 20 स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 20 सिग्मा स्क्वायर. और n जो था वो 20 था, तो 20 का स्क्वायर था. तो कैन आई राइट दिस एज सिग्मा अपॉन, आया, तो कैन आई राइट दिस एज सिग्मा स्क्वायर अपॉन n. समझ में आया ये चीज़. आई थिंक ये स्टैट्स, अगर मैं कह रहा था ना, मैं कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको स्टैट्स भी पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको डेटा एनालिसिस भी पढ़ा रहा हूँ, ये आपको स्टैट्स से पता हो जाना चाहिए. सो द वेरिएंस ऑफ एक्स बार इज सिग्मा स्क्वायर अपॉन n. ये चीज़ क्लियर हुई? यस नो फोक्स, जल्दी से लिख दो यस नो, बाकी लोग. नाउ व्हाट वी डू नाउ इज लेट्स स्विच टू. तो हम ये देख रहे थे, देखो वी वर सीइंग दिस एंड हमने कहा कि अगर हमारा जो एक्स बार होगा वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा. अभी हमने 20 सैंपल देखे थे, हमें 20 सैंपल की ज़रूरत ही नहीं है. हम एक सैंपल से, हमारे पास एक भी सैंपल हो जाएगा ना, उस सैंपल से हम पॉपुलेशन के बारे में कुछ बताना शुरू करेंगे. वो हमारा अल्टीमेट एम है ना. सो इसको हम बोलते हैं वेरिएंस ऑफ एक्स बार को बोलते हैं हम बेसिकली उसके स्टैंडर्ड डिविएशन को बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर. ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड. तो स्टैंडर्ड एरर क्या होगा कि x अपॉन अंडर रूट n, ये हमारा इसको हम स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं ना. सो अगर अब हमें क्या करना है, अगर हम उसको स्टैंडर्डाइज करते हैं. ठीक है, हमारा स्टैंडर्डाइज करने का तरीका क्या था, हमारा स्टैंडर्डाइज करने का तरीका था, कोई भी चीज़ को स्टैंडर्डाइज करना तो क्या करना है, x माइनस म्यू एक्स अपॉन सिग्मा एक्स, ये करते थे हम. नाउ इफ आई हैव टू स्टैंडर्डाइज, अब मैं, ये था स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ x. अब मैं किसको स्टैंडर्डाइज कर रहा हूँ, x बार को स्टैंडर्डाइज कर रहा हूँ. तो क्या होगा, x बार माइनस म्यू एक्स अपॉन इसका जो स्टैंडर्ड एरर है, एक्स बार का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो क्या है, सिग्मा एक्स अपॉन अंडर रूट n. ये जो है ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि z तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ये स्टैंडर्ड नॉर्मली एक्स बार का अपने स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन निकाल दिया विच हैज मीन एज 0 एंड वेरिएंस एज 1. नाउ बेस्ड ऑन दिस यू कैन डू अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, स्टैट्स के अंदर भी. अब क्या है कि सपोज जैसे ये क्वेश्चन है, अभी आपको कह रहा है, अभी हमारे पास 20 सैंपल थे ना, अब हमारे पास 20 सैंपल नहीं है. सपोज मैं कह रहा हूँ मेरे पास एक ही सैंपल है. अब एक सैंपल से मुझे बताओ भाई कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी की पॉपुलेशन में क्या हो रहा होगा. ठीक है ना. अब मैं क्या करता हूँ, अब मुझे पता है सपोज गाड़ियाँ हैं. ठीक है, अब वो गाड़ियों का मेरे पास एग्जांपल है कि मेरे पास एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है. सो सपोज आपके पास द नंबर ऑफ माइल्स पर गैलन अचीव बाय कार्स ऑफ अ पर्टिकुलर मॉडल. सपोज मैं टाटा नेक्सॉन के बारे में बात करता हूँ. अब मेरे पास टाटा नेक्सॉन है और मैं कह रहा हूँ कि टाटा नेक्सॉन की जो पूरा टाटा ने मुझे पूरा वो दिया है, एवरेज दिया है, वो मुझे टाटा ने बताया कि यार ये जो गाड़ी है ना ये 20 की एवरेज देगी विद अ वेरिएंस ऑफ 4. ठीक है, दैट मीन्स उसने मुझे बता दिया कि उसने जितनी भी टाटा ने गाड़ियाँ प्रोड्यूस करी है, पॉपुलेशन के बारे में टाटा ने कहा कि जितनी भी उसने नेक्सॉन प्रोड्यूस करी है ना, उसकी 20 तो माइल्स की, तो यहाँ पर किलोमीटर बोल लेते हैं कि 20, 1 लीटर में 20 किलोमीटर चलेगी और 4 की उसकी वेरिएंस है. नाउ व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी. अब मैंने ये मान के चल लिया. अब मैं टाटा की फैक्ट्री में गया. ठीक है, और टाटा की फैक्ट्री में जाके मैंने 25 रैंडम कार्स उठाई. तो उन 25 गाड़ियों के बेसिस के ऊपर मैं देखना चाहता हूँ, गिवन कि वो इससे आया है. ठीक है,
कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि जो माइल्स जो जो एवरेज दे रही है वो 21 से ज़्यादा हो और 18 से कम हो और 19 से 21 के बीच में हो। अब ये मुझे ये सारी चीज़ें निकालनी है। तो मेरे मेरे पास सारी चीज़ें पता है, मुझे पता है कि मेरा जो पॉपुलेशन है उसका मुझे क्या पता है, उसका मुझे पता है कि एक एक्स बार है, ठीक है, और मुझे पता है म्यू जो है वो 20 है, और मुझे पता है कि मेरा जो वो 2 है, और योर वे सॉरी 2/5 बेसिकली ये हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आई सबको कि मैंने क्या किया? मैंने स्टैंडर्डाइज वाला फॉर्मूला पूरा लगा दिया कि स्टैंडर्डाइज, अगर ये स्टैंडर्डाइज पॉपुलेशन से आया है तो एक्स बार मुझे देखना है, ठीक है, कि मेरे सैंपल से क्या आया है। ये मेरे पॉपुलेशन का मुझे पता है, ये मेरा है कि मेरा सैंपल का साइज़ कितना है, और ये मेरा पॉपुलेशन का वेरिएंस कितना है। तो अब मुझे पता है कि ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मेरे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन पड़ी हुई है, ठीक है, और उस डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस के ऊपर, ठीक है, अब मैं प्रोबेबिलिटीज़ निकाल रहा हूँ। अब ये जो है मेरे पास नॉर्मल, ये जो था ये इस तरीके की डिस्ट्रीब्यूशन आई हुई है। अब व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी जो मैंने सैंपल निकाला है वो सैंपल में एक्स बार जो हो वो ग्रेटर देन 21 हो। तो बस मुझे यहाँ पर 21 लिखना है, ठीक है, और जैसे मैं 21 लिखूंगा तो x 2.5 से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये 2.5 से ज़्यादा हो वो मुझे निकालना है, ठीक है। ये भी निकालने का तरीका आपको अगर पता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन जस्ट गो टू दिस एंड वेरिएंस नहीं 20 ये था और 4 वेरिएंस था, 2 स्टैंडर्ड डिविएशन है, तो आप क्या कर सकते हो, नॉर्मल स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपके पास वैल्यू आ गई, ये आपके पास हिमांशु वो जो ज़रा तुमने स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला सैंपल का, ठीक है, दिस इज स्टैंडर्ड नॉर्मल। तो हमने क्या किया, हम बेसिकली क्या चेक कर रहे हैं, हमारे पास अब ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जो जी टेबल अगर आपने देखी हो, मैं अभी आपको जी टेबल भी दिखा देता हूँ। जी टेबल जो है उसमें ये जो 2.5 वाली जो वैल्यू है इसके आगे का पोर्शन देखना चाह रहा हूँ मैं, ये कितना पोर्शन है और ये कितना, और इस ये पीछे वाला पोर्शन कितना है। तो वो पोर्शन कैसे निकाला मैंने, देयर इज़ दिस फॉर्मूला जो आपको होता है स्टैंडर्ड, कैन यू सी, स्टैंडर्ड नॉर्म डिस्ट्रीब्यूटर, हाँ नॉर्मल में देखो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, नॉर्मल इन्वर्स आएगा, नॉर्मल अभी मैं सारे बताऊंगा, और यहाँ पर नॉर्मल स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और नॉर्मल इन्वर्स डिस्ट्रीब्यूशन जिसके अंदर आपके पास प्रोबेबिलिटी और वो गिवन होना चाहिए। तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर मुझे आप ये निकालनी है तो मैंने ये दी, तो मेरे पास उसने ट्रू लिखूँगा, देखो नॉर्मल इज इक्वल टू करो और लिखो नॉर्मल स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ ये रहा नॉर्मल स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ नॉर्मल स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर वो आपको जो हम आप वैल्यूज़ ढूंढते हो ना, जी की टेबल में जाके वैल्यूज़ ढूंढते हो, वो आपको अपने आप निकाल के दे देगा। वो कहेगा कि मुझे जी वैल्यू दे दे, जी वैल्यू उसने आपने कहा कि 2.5 है, फिर उसने कहा कि मुझे क्यूमुलेटिव देना है कि नहीं देना। तो क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होगा, वो आपको 2.5 से ये वाली सारी के सारा एरिया दे देगा, ये सारा एरिया दे देगा। तो अगर आप इसको क्यूमुलेटिव को अगर आप कर दोगे ना ट्रू, ठीक है, तो आपको वो एरिया दे देगा कि इधर 99.3% एरिया और इधर जो एरिया बचा वो इतना है। तो उसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप 1 माइनस ये कर सकते हो। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। लेट्स सी दिस, कैन यू सी कि यही सेम चीज़ आपको यहाँ पर मिली 0.062 0.062। So this is how you can calculate your tables, इस तरीके से आप इसमें भी कर सकते हो। ना अब CLT का यूज़ कहाँ आता है, CLT का यूज़ आता है जब हम देखते हैं कि सपोज मैं कहता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन पीछे की कोई भी हो। नाउ लेट मी टेक एन एग्जाम्पल हेयर, एक्सेल में वापस जाता हूँ मैं। एक्सेल में व्हाट आई डू इज़, सपोज मैंने कहा रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन से आई टेक अप से रैंडम नंबर जनरेटर पे गया और रैंडम नंबर जनरेटर से मैंने उसको कहा कि मुझे एक बर्नूली डिस्ट्रीब्यूशन दे दे से 25 ये
p वैल्यू 0.5। तो बेसिकली मैं उसको कह रहा हूँ कि टॉसेस कर रहा हूँ मैं, और टॉसेस क्या कर रहा हूँ मैं, हर एक सैंपल के अंदर मैं 20 सैंपल ले रहा हूँ और 20 सैंपल के अंदर 25 बार टॉस कर रहा हूँ, ठीक है। और टॉस करके हर टॉस की मुझे प्रोबेबिलिटी पता ही है, तो मेरे पास ये नंबर्स आ गए। अब ये क्या है, ये मैंने पहली बार, पहले फर्स्ट डे मैंने क्या किया, फर्स्ट डे मैंने 25 कॉइन टॉस करा है तो मेरे पास ये आ रही है। सेकेंड डे, थर्ड, ऐसे मैंने 20 दिन टॉस किया 25 बार, तो मेरे पास ये मेरे पास नंबर्स आए 01 01 01। नाउ इफ़ यू फाइंड आउट, अच्छा अब ये डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका एवरेज लेता हूँ। देखो इसका एवरेज लिया, ये समझ में आ गया कि ये बर्नूली डिस्ट्रीब्यूशन है। ये तो मैंने क्लास में ही बताया और ये आपको पता भी होना चाहिए कि ये बर्नूली डिस्ट्रीब्यूशन है। नाउ व्हाट आई डू इज आई टेक द एवरेज ऑफ ऑल ऑफ दीज। नाउ व्हाट आई हैव डन इज, अब मैं डेटा एनालिसिस में जाके कहता हूँ शो यू दिस चार्ट, कैन यू सी अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हेयर नाउ। आपकी, और यही CLT कहता है, आपकी जो अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन थी वो क्या थी, जो आपके एक्साइज थे वो क्या थे। कॉन फोक्स, व्हाट वाज एक्साइज, अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या थी, किस पे हमने काम किया था, व्हाट वाज द डिस्ट्रीब्यूशन, बर्नूली। अंडरलाइंग जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो तो कॉइन टॉसेस थे। कॉइन टॉसेस की डिस्ट्रीब्यूशन से का जब मैंने सैंपल उठाया, ठीक है, हर एक सैंपल का, और उसका एवरेज किया, उसका भी जो एक्स बार है वो भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आ रहा है, वो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से बन रहा है। इसको आप, जो भी मैंने अभी, हमने कितने लिए हैं यहाँ पर सैंपल्स, अभी हमने लिए हैं 20 शायद से, आप 100 सैंपल्स कर दो, आपका और भी ज़्यादा ऐसा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से आ जाएगा। तो ये है ब्यूटी CLT थ्रू एक्सेल। ये आपको पेपर और कागज़ में समझ नहीं आएगी, जो आपको लाइव इसमें समझ में आएगी कि मेरा अंडरलाइन डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मेरे नंबर ऑफ सैंपल्स जो हैं वो अगर एक थ्रेशोल्ड को 30 को क्रॉस कर जाते हैं, देन इन दैट केस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार, हर सैंपल की जो एवरेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा विद मीन एज म्यू एक्स एंड द वेरिएंस एज दिस, द स्टैंडर्ड एरर एज दिस, और वेरिएंस एज स्क्वायर ऑन एन। लेट्स सी दिस। लैप्लेस ने ये दिया था, मैथमेटिशियन ने ये बताया था, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, इसीलिए उसका नाम है सेंट्रल लिमिट थ्योरम। ट्राई टू इमेजिन कि उसका नाम भी क्यों है, कि वो सेंट्रल वैल्यू को लिमिट कर रही है कि इसकी यही डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी, आप पीछे की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी लेते रहो। इफ x1 x2 xn और is a random sample from any population with mean as mu x and variance as this, that means any population का मतलब कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होने की जरूरत नहीं है। the mean x bar, the sample mean x bar tends to be normally distributed with mean as this and this as sample size increases infinitely। तो ये बेसिकली हमें बता रहा है लॉ, काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स, इसी को हम कई बार स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स भी बोलते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, ये जो पॉपुलेशन है वो नॉन नॉर्मल है, बट उसका जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर आप पॉपुलेशन जाए भाड़ में कि पॉपुलेशन कहाँ से आ रही है, बट अगर आपके पास सफिशिएंट नंबर ऑफ सैंपल है, देन सैंपल साइज अगर आपका सफिशिएंटली बड़ा है, देन इन दैट केस द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार जो होगा वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ये ब्यूटी है इसकी, और ये अप्रिशिएट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक और डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लेते हैं। यूजुअली इकोनोमेट्रिक, आप इस डॉक्यूमेंट में आगे जाओगे तो आपको और भी डिस्ट्रीब्यूशंस मिल जाएंगे, बट आपके केस में हमें टी डिस्ट्रीब्यूशन पे रुकना पड़ेगा। जब आप इकोनोमेट्रिक्स पढ़ोगे देन आई टीच अदर डिस्ट्रीब्यूशंस एज वेल, बट अभी हम यहीं इसी टी डिस्ट्रीब्यूशन पे रुक जाएंगे। नाउ व्हाट इज दिस टी डिस्ट्रीब्यूशन। अब दिक्कत कहाँ आती है कि इस टी डिस्ट्रीब्यूशन को स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, इसकी कभी हिस्ट्री पढ़ना, ठीक है। इसके ऊपर थोड़ा बवाल था कि किसने बनाई थी, स्टूडेंट ने बनाई थी कि टीचर ने बनाई थी, ये इसके ऊपर एक कई बार इशू आ जाता है, प्लेजरिज्म का जिसको हम बोलते हैं ना। अभी तक हमें ये पता था कि जो हमारा एक्स बार है उसका मीन ये है, एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन, और वेरिएंस ये है, और उसके बेसिस पे हमने इसको स्टैंडर्डाइज करके ये स्टैंडर्ड
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया था. नाउ अभी हम अज्यूम कर रहे हैं दिस इज सो प्रोवाइडेड दैट बोथ एक्स बार एंड सिग्मा स्क्वायर आर नोन. ठीक है. हाउएवर सपोज वी नो ओनली दिस. सपोज मुझे पॉपुलेशन का सिर्फ मीन पता है. ठीक है. बट मुझे सैंपल का मीन नहीं पता है. तो आप सबसे पहले सैंपल का मीन, मुझे पॉपुलेशन का मीन नहीं पता है. ठीक है. सॉरी, मुझे पॉपुलेशन का वेरिएंस सपोज नहीं पता. तब मैं क्या करूँगा? जब आपको पास पॉपुलेशन की वेरिएंस ही नहीं है आपके पास, तो आप क्या करोगे? क्योंकि हम यहाँ पर पॉपुलेशन का वो डालते हैं ना, पॉपुलेशन का हमने यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन लिया है. बट अगर आपके पास पॉपुलेशन का वेरिएंस ही नहीं है तो प्रॉब्लम क्या होगी? तो हम सैंपल का वेरिएंस यूज़ करते हैं. ठीक है. और सैंपल का जो वेरिएंस आप यूज़ करोगे उसका फॉर्मूला ये है, समेशन एक्स माइनस सैंपल का एक्स बार अपॉन एन माइनस वन. नाउ कैन समवन टेल मी कि ये एन माइनस वन क्या होगा? अगर आपने ठीक सा बता दिया तो जब भी कभी कोई मिलेगा यू कैन टेक अ चॉकलेट फ्रॉम मी. अगर आपने ये बता दिया एन माइनस वन, ये नहीं रट के नहीं बताना कि क्या है, मुझे समझा दिया कि ये क्या है. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से मुझे मतलब नहीं है. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है मुझे ये सुनना है. DOF तो सबको पता है DOF क्या है. हैंड रेज कर लो, मैं अनम्यूट कर दूंगा अगर किसी को तमीज से बताए कि ये क्या है. यस वंशिका. Sir, as we figure out the deviations from different sample, if we take different samples, so everyone, the value of deviation will be different. So when we sum it, it should be zero. Sum of deviations, squared mean deviation should be zero. But if we complete n, that is the sample size, so it will not come to be equal to zero. So that's why we take n minus one. That is one less than the actual sample size. So that sum comes out to be zero. ये रीज़न नहीं है. कोई बात नहीं ना. अब सपोज मैं अब समझाता हूँ आपको. सपोज मेरे पास मान लो 3 वैल्यू है, 5, 7, नेग्लिजिबल, अनबायस एस्टिमेटर एन माइनस 2. ये तो लिख लेगा ही चीज़ है. अब मैं बताता हूँ क्या है. इसको छोड़ो. सपोज 1, 2 और 3 है. ठीक है. मेरे पास सपोज 3 ऑब्जर्वेशंस है A, B और C, और मेरे पास इसका मीन दे रखा है. नाउ अब सपोज मैं कहता हूं इनमें से कितनी वैल्यूज फ्रीली चूज हो सकती हैं. अगर मुझे ये पता है, अगर मुझे x बार मुझे पता है, तो मैं इनमें से कितनी वैल्यूज जो हैं वो फ्रीली चूज कर सकता हूं. मान लो 3 नंबर्स का जो सम मेरे पास जो एवरेज है वो 2 है. 3 नंबर्स का मेरे पास जो एवरेज आ रहा है वो 2 आ रहा है. ठीक है. मतलब 3 कोई नंबर्स ऐड किए मैंने और उसको डिवाइड बाय 3 किया तो मेरे पास आया एवरेज एज 3, एवरेज एज 2. तो इनमें से कितने नंबर्स फ्रीली फिक्स हो सकते हैं? 2 नंबर्स फ्रीली फिक्स हो सकते हैं. अगर मैंने A और B को फिक्स कर दी, अगर A और B मैंने चूज कर लिया तो C अपने आप ही फिक्स हो गया, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मेरे पास ऑलरेडी जो सैंपल का जो मीन है वो पता है मुझे. इसीलिए उसको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बोलते हैं. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज, अगर आपने किसी भी सैंपल का अगर आपने x बार निकाल लिया, ठीक है, और वो सैंपल बना था 20 चीज़ों से मिलके, x1 से लेके x20 तक की ऑब्जर्वेशंस थी, उसका आपने मीन निकाल लिया, तो उसका मतलब अब 19 जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो फ्रीली चूज हो सकती हैं कुछ भी वैल्यू लेने का, बट 20वीं जो है उसको फिक्स होना पड़ जाएगा क्योंकि आपने ये फिक्स कर दिया है. इसको बोलते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n-1, जब आपने एक चीज़ फिक्स कर दी. आगे जाके आप देखोगे n-2 जब आप वेरिएंस भी फिक्स कर दोगे. इसको हम बोलते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का कंसेप्ट. तो अगर आप देखोगे कि जब s² का जब हम ये कर रहे हैं उसके अंदर ये जब हम सैंपल का जब हम वो लेते हैं वेरिएंस लेते हैं तो हम n-1 क्यों लिखते हैं? n-1 हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसको एस्टिमेट करने के लिए एक ये जो वैल्यू है ना ये फिक्स कर दी गई है. समझ में आया? यस नो? पक्का सबको समझ में आया? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. सो दिस इज एन एग्जाम. अरे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कौन पूछ रहा है तुमसे? कोई नहीं पूछ रहा, किसी को भी नहीं पता होता. यूजुअली 99% लोगों को नहीं पता होता कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम काम कैसे करती है. ठीक है. मैं आपको इकोनोमेट्रिक्स में एक और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और भी चीज़ें बताऊंगा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के साथ में ना. सो व्हेन वी टॉक अबाउट, अब हम क्या हुआ हमारे पास,
अब हमारे पास यहाँ पर उस सिग्मा एक्स की जगह पर हम अब सैंपल का वेरिएंस लिखते हैं, बाकी सब कुछ सेम है, और ये जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है इसको हम बोलते हैं कि वो n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को फॉलो करती है। ठीक है, तो आप n-1 में जाके उस टी की टेबल पे चेक करते हो और फिर आप उसकी वैल्यू निकालते हो, सेम बाकी सारी चीज़ें। और जैसे आपकी जो वैल्यू है वो k की, इसको हम k बोल सकते हो आप, जैसे ही वो k की वैल्यू 120 की तरह पहुंच जाती है तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही बन जाती है। सो दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूशन। इसके साथ में एक आध क्वेश्चंस है, आई विल सेंड यू दिस, तो यू कैन रीड दिस क्वेश्चंस एंड डू इट। नाउ with this in mind, let's talk about hypothesis testing. अब जब आपको ये सारी चीज़ें पता है, अब इसके अंदर भी, इस दूसरे डॉक्यूमेंट के अंदर ब्लू के अंदर मत चले जाना, मिनिमम वेरिएंस वगैरह ये आपको स्टैट्स में पता होना चाहिए। ठीक है, माई ऑब्जेक्टिव विल बी वेरी क्लियर, माई ऑब्जेक्टिव विल बी क्लियर टू make you understand estimation as a process. Yeah, I'll just introduce estimation आज, and I will cover Excel का एक जो उसका वो है analysis, that I'll cover in the next class. Now अब hypothesis testing और estimation जो है वो क्या है, statistical inference। अब यहाँ पर यही चीज़ आती है कि क्या मैं सैम्पल से, सपोज मेरे पास एक सैम्पल है, क्या मैं सैम्पल से पॉपुलेशन के बारे में कुछ बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ, और अगर बोल सकता हूँ तो किस कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ। तो एक्स बार जो है, ठीक है, तो अब हमारे पास दो चीज़ें आ गई, एक सैम्पल से है हमारा एक्स बार और पॉपुलेशन इज म्यू। कैन माई एस्टिमेटर, इसको हम बोलते हैं एस्टिमेटर, जो एस्टिमेट करेगा, और ये हमारा एस्टिमेट, ठीक, ये हमारा ये हमारा पैरामीटर, क्या हम पॉपुलेशन से, क्या हम सैंपल के एस्टिमेटर से, या स्टैटिस्टिक, इसको स्टैटिस्टिक भी बोलते हैं, उससे क्या मैं पॉपुलेशन का पैरामीटर को एस्टिमेट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, सो एस्टिमेशन इज द फर्स्ट स्टेप इन स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। पहली बात तो आपको एक्स बार निकालना है। ठीक है, नाउ इस पूरे उसके अंदर क्या है, इस पूरे ये जो पूरा क्वेश्चन है ये क्या चल रहा है कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, इसकी 28 कंपनी, इसमें 28 कंपनी, सपोज आप BSE ले लो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ले लो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की प्राइस टू इक्विटी रेशो होता है कुछ, ठीक है, मान लो कुछ कोई भी रेशो है, वो आपको 20 कंपनीज का प्राइस टू 28 कंपनीज का प्राइस टू इक्विटी रेशो पता चल गया, उसका मीन ये है, उसका वेरिएंस ये है। कैन यू से समथिंग अबाउट द इंटायर BSE के बारे में क्या बता सकते हो कि उसके अंदर बहुत सारी कंपनीज हैं, उसके अंदर 3000 कंपनीज लिस्टेड है, क्या आप 28 कंपनी के बेसिस के ऊपर कैन यू एस्टिमेट समथिंग अबाउट, और कैन यू गिव द एस्टिमेट ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन, कंप्यूट द एवरेज ऑफ PE ratio of 28 companies and use this sample as an estimate of average PE ratio of the entire population of stocks listed. So the process of generalizing the sample value to a population value is the essence of statistical inference. क्या आप सैंपल से आप पॉपुलेशन के बारे में कुछ बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो। बट अब प्रॉब्लम यह आएगी कि सैम्पलिंग एरर होगा। जैसे अभी तो हमने एक सैंपल लिया जिसमें 28 कंपनीज थी और उस सैंपल का एक मीन आया, से ये मीन आया। ऐसे ही आप दूसरी कोई 28 लोगे उसका x2 आ जाएगा, तीसरी कोई 28 लोगे उसका x3 आ जाएगा, तो हर एक सैंपल का चेंज होता रहेगा, तो उसको बोलते हैं सैम्पलिंग वेरिएशन। हमें अभी देखा सैम्पलिंग वेरिएशन। अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर हमें यही चेक करना है कि अगर मैंने कोई प्रायर हाइपोथेसिस लिया है, क्या सैंपल इज माई सैंपल काइंड ऑफ, मेरी कोई अजम्पशन है तो उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ एस्टिमेशन। अब ये जो आपने एक्स बार की जो वैल्यू, जो भी आपने वैल्यू निकाली, सपोज ये 23 पॉइंट, इसको हम बोलते हैं पॉइंट एस्टिमेट, कि आपने कहा कि ये मेरी सैंपल की वैल्यू आई है और ये बेस्ट एस्टिमेट है। अब सैंपल की जो वैल्यू आई है ये तो उसमें एरर हो सकता है, तो हम कई बार क्या करते हैं, हम पॉइंट एस्टिमेट के आसपास एक कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाते हैं और कहते हैं कि एक्स बार प्लस माइनस दिस रेंज में हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं इंटरवल एस्टिमेट अप्रोच। कि आपने एक इंटरवल दे दिया और उस इंटरवल को आपने कहा कि वो इंटरवल के अंदर आपकी वैल्यू आ सकती है ना।
तो जैसे इसमें इंटरवल दे दिया कि इंटरवल कैन बी 19 to 24 के बीच में हो सकता है. एंड देन यू कैन हैव दिस नोशन ऑफ सैम्पलिंग. और हमारे पास ये x बार गिवन है, ठीक है. उससे आपने z की वैल्यू मैंने आपको बताया कि z की वैल्यू निकाल सकते हो. और अगर आपके पास पॉपुलेशन का पॉपुलेशन का वेरिएंस नहीं है तो आप t की टेबल से आप यूज़ कर सकते हो. तो व्हाट यू कैन डू इज़, t की अगर आपको पास टेबल हो तो t की टेबल से अगर आपको पता है कि t की वैल्यू माइनस दिस एंड प्लस दिस और 27 df, क्योंकि n-1 आपको करना है, ये वैल्यूज़ है कि t के अंदर अगर आपके पास n जो है वो 27 है तो t की वैल्यू, ये भी सिमेट्रिक होता है t डिस्ट्रीब्यूशन, +2 और -2 के बीच के अंदर 95% वैल्यूज़ होती हैं. और आपके पास ये पूरी पता है कि ये t का हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा. अब बस आप मीन को यहाँ ले जाओ, ठीक है. दैट मीन्स ये ट्रू पॉपुलेशन जो मीन है वो x बार के इस रेंज और इस रेंज के बीच में. तो ये आपका हो गया कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये आपका अपर लिमिट और ये आपकी होगी लोअर लिमिट. आई एक्सप्लेन मोर टू यू अबाउट दिस अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या है. तो आपके पास एक इस तरीके की एक वैल्यू आ गई. दिस इज बेसिकली कि अगर आप 100 सैंपल लेते हो, अगर आप 100 28 करके आप सैंपल लेते हो तो उसमें से 95 जो सैंपल्स होंगे उनका जो मीन होगा वो इसमें और इसके बीच में लाई करेगा. दिस इज व्हाट दिस मीन्स. एंड दिस डज नॉट मीन दैट देयर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.95 दैट ui लाइज इन दिस इंटरवल. ठीक है, ये गलत है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि ये गलत क्यों है. देन आई विल टीच यू ये पॉइंट एस्टिमेट, ये लिनियरिटी वगैरह मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा. आई एम गोइंग टू अज्यूम कि आपको आता है ये सब, ठीक है. ब्लू एस्टिमेट्स वगैरह ये आपने वैसे भी कराना चाहिए. आई विल स्टार्ट डीलिंग विद हाइपोथेसिस टेस्टिंग. एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग में व्हाट इज कॉन्फिडेंस इंटरवल अप्रोच, देन व्हाट इज योर टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर जो आपको स्टार्ट्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड देन टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस अप्रोच एंड लास्ट में पी वैल्यू अप्रोच, जो तीसरी पी वैल्यू अप्रोच है. ये मैं आपको 3 चीज़ें नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा. एंड वी विल एंड अप दी स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा एनालिसिस का पोर्शन ऑन दिस पर्टिकुलर वर्ड. समझ में आया आज कि क्या हुआ आज की क्लास में? यस, नो फोक्स. Okay, so I'll send you the recording of this particular class and I'll send you these 2 PDFs as well. Please go through these 2 things and we will have a session either tomorrow or day after to complete. Okay folks, thank you very much. See you next time. Bye.